हाय एवरीवन, वेलकम टू केम स्टडी जोन। सो गाइस, अपने 5 वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स के। जिसने अब तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाके देखें। आपको केमिकल काइनेटिक्स की बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग का पता लगेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है वो 5th वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करवा दिया था, जिसके अंदर हमने कुछ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस देखा था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, उसकी ग्राफिकल एनालिसिस देखी, उसका टी हाफ देखा, मतलब हाफ लाइफ टाइम देखा हमने उसका, और भी हमने वेरियस चीज़ें जो है वो वहाँ पे स्टडी करी थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को लेकर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ऐसा क्या है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाता है। देखो, ये मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है हमारे पास, है ना, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाता है कंसंट्रेशन पे, है ना। वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे ए नोट की पावर हो जाएगी 0, है ना। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमारे पास वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वहाँ पे तो हम लोग इतना ज़्यादा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को नहीं स्टडी करेंगे, बिकॉज हमने अब तक ये चीज़ पढ़ी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है ना। फर्स्ट ऑर्डर भी करेगा, सेकंड ऑर्डर भी करेगा, फिर थर्ड ऑर्डर भी करेगा, आगे जितने भी हम ऑर्डर्स करते हैं वो सारे ऑर्डर रिएक्शंस में हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिटेल में पढ़ने का यही रीजन है, बिकॉज ये पहली सीढ़ी है जहां से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके। इस करके हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की वेरियस काइंड ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर को समझ लिया, फिर हमारे लिए बाकी सारे ऑर्डर्स को समझना आसान हो जाता है। सेकंड ऑर्डर भी हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा, और हम हायर ऑर्डर रिएक्शंस तो हम ज़्यादा स्टडी करेंगे नहीं, सिर्फ हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर तक अपने आप को लिमिट रखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम इसके हाफ लाइफ के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब हमें पता है, जब मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का टी हाफ बताया था, तो वो क्या था हमारे पास, उसका फॉर्मूला क्या था टी हाफ का, दैट टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के इज द रेट कांस्टेंट। के क्या था हमारे पास, रेट कांस्टेंट के बराबर था। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम बड़े ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो रेट होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि ए नोट की पावर 1, है ना, ये हमने पढ़ा था। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो टी हाफ है इसका, इसी रिएक्शन का जो टी हाफ है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि ए नोट की पावर 0 हो जाएगी। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास। अब यानी कि ये टी हाफ इसका डिपेंड ही नहीं कर रहा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जितनी भी कंसंट्रेशन हो कहता उसको कोई मतलब नहीं होगा, उसका टी हाफ कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। ये हमने ग्राफ भी देखा था, एक वो स्ट्रेट लाइन, मतलब उसका टी हाफ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं कर रहा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट के ऊपर। सो यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। लेट अस सपोज मेरे पास स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको 100 मान के चलता हूँ। मान लो स्टार्टिंग में मेरे पास 100 कंसंट्रेशन थी, किसकी, ए नोट की। ए नोट की मेरे पास स्टार्टिंग में 100 कंसंट्रेशन है, 100 पूरे मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। अब 100 को अगर मैं इसका टी हाफ देखूं, हाफ का मतलब मैंने क्या बताया था, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैज बीन फिनिश्ड। हाफ जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास, रिएक्टेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, हमें तो बचे होने से मतलब है ना। तो कितने बचे हुए होंगे उस टाइम पे, हाफ ही बचे होंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 100 है, अब ये अगर मैं इसका हाफ करूं तो बन जाएगा 50, यानी कि अब हमारे पास पहले स्टार्टिंग में बस 100 मॉलिक्यूल्स थे, जब मैंने हाफ टी हाफ निकालना है, तो मतलब हाफ का मतलब है कि जब हाफ रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे तो बचे कितने हैं, हाफ। तो 100 का हाफ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। सो 50 मेरे पास रिएक्टेंट्स बच गए, है ना।
और 50 मेरे पास ख़त्म हो गए। अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि 100 से 50 होने में मुझे 10 मिनट्स लगे, 100 से 50 होने में मुझे कितना मिनट लगा, 10 मिनट्स लगे। मैं ये आर्बिट्रेरी ऐसे टाइम पीरियड ले रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपरली, कि हमारे पास अगर 100 से 50 होने में मुझे 10 मिनट्स लग रहे हैं, तो अब 50 मेरे पास क्या है इसका, है ना, अब 50 मेरे पास फाइनल कंसंट्रेशन आई थी ए नोट का हाफ करने के, मतलब 100 का हाफ करने के बाद मेरे पास आया 50। अब अगले स्टेप के लिए अगर मैं इसका नेक्स्ट फिर 50 का मैं टी हाफ निकालूं, अब मेरे पास देखो 100 थी, 100 के बाद मैंने 50 करी, अब 50 मेरे पास इनिशियल बन जाएगा। अगले स्टेप के लिए 50 मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन बन जाएगी। अब 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25। अब इसके लिए भी हमारे पास 10 मिनट्स ही लगेंगे, 10 मिनट्स ही लगे। मैंने कहा ना, इसका जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो, चाहे 25 हो, 10 मिनट लगेंगे तो 10 मिनट ही लगेंगे, चाहे जितने मर्जी आप हाफ लाइफ करते चले जाओ आगे आगे। ठीक है, तो 25, अगर 25 का मैं इसका हाफ करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 12.5। अब 12.5 को बनाने में, यानी कि अब 25 मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन बन जाएगी अगले स्टेप में, तो 12.5 मेरे पास क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी, उसका हाफ कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स ही लगेंगे। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि मतलब टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट है हमारे पास ए नोट की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसका मतलब चाहे कोई भी ए नोट की कंसंट्रेशन, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 25 हो, चाहे 12.5 हो, 10 मिनट्स लगेंगे हर स्टेप में, हर हाफ लाइफ में पहुंचने के लिए हमें 10 मिनट ही लग रहे हैं। ठीक है, ये 10 मिनट तो मैंने अपनी तरफ से लिए हैं, जितना भी टाइम पीरियड आपको गिवन होगा आप उस हिसाब से देखेंगे। तो अगर 12.5 को मैं आगे देखूंगा तो ये मेरे पास कैसे 6.25, तो इसके लिए भी 10 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हमारे पास कितने भी टाइम पीरियड्स आप आगे हाफ टाइम्स निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास रहेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में। अगर आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमने ये चीज़ नोट करी कि यहाँ से भी 10 मिनट्स लग रहा है, आगे भी 10 मिनट्स लग रहा है, आगे तो यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं आपको दे दूं कि एक पर्टिकुलर, मुझे मान लो कि मैंने आपको बता दिया कि मुझे 30 मिनट्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंक्लूड हुई हैं। मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि मुझे बताओ 30 मिनट्स के अंदर अंदर कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स उसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। आपको पता है 10 मिनट्स यहाँ लग रहे हैं, 10 मिनट्स यहाँ लग रहे हैं, 10 मिनट्स यहाँ लग रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा गया, यहाँ तक पूरे 30 मिनट्स हो गए ना। ये हमारे पास कितने हो जाते हैं, 30 मिनट्स। तो अगर मेरे पास 10 मिनट मुझे पहला हाफ खत्म होने में लगा, फिर अगला हाफ कब खत्म हुआ, अगले 10 मिनट में, फिर अगला हाफ अगले 10 मिनट में, तो 10 करके 30 मिनट्स हो गए। यानी कि मुझसे ये पूछा गया कि इस प्रॉपर एक इतने बड़े टाइम पीरियड के अंदर 30 मिनट्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंक्लूड हुई हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर हाफ लाइफ नंबर 1, ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3। तो कितनी इंक्लूड हुई हैं इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 3 हुई हैं। ऐसे अगर मैं 40 मिनट्स के पूछूं तो एक और इंक्लूड हो जाएगी, 4 हो जाएंगी, है ना। 50 मिनट्स में पूछूं तो 5 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने का। अच्छा, अब हम इसके लिए हमें जनरल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना। हम कर करके थोड़ी देखेंगे कि इसका हाफ करके देखा फिर उसका हाफ करके देखा, तो ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारे लिए। तो हम करते हैं इसके लिए कि जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालना हो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना टाइम हमें दिया गया है, मतलब गिवन टाइम जितना आपसे पूछा गया, जैसे मैंने पूछा था 30 मिनट्स के अंदर कितना है ना, तो जैसे गिवन टाइम अपॉन टी हाफ। ठीक है, अच्छा जो मैंने आपसे, ये इसका एक फॉर्मूला है। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो मैंने क्या पूछा था कि 30 मिनट्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंक्लूड हो रही है। तो आइए इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। मैंने आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ। वो एन कितना आ जाएगा, देखो गिवन टाइम मैंने कितना बोला था, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, तो 30 मिनट्स मेरे पास गिवन टाइम हो जाता है। और टी हाफ आपको पता है हर किसी स्टेप का टी हाफ कितना है, 10 मिनट्स। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालनी है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आते हैं पेपर में। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स क्या आ जाएगा, गिवन टाइम अपॉन टी हाफ। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा,
अब हमारे पास, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक और चीज़ नोट करना, अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो मैं इनिशियल ले रहा हूँ ए नोट, अगर मैंने ए नोट का हाफ कर दिया तो मेरे पास बन जाएगा ए नोट बाय टू, है ना। ए नोट बाई टू ही कंसंट्रेशन बचेगी इसके बाद। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने पहले 100 लिया था, बाद में 50 आया, तो 50 कैसे आया, 100 डिवाइड बाई टू ही आया ना। तो ऐसे ही अगर मैं आगे इसका हाफ कर दूँ तो बन जाएगा ए नोट बाय फोर। ऐसे अगर मैं कर दूँ आगे तो ए बन जाएगा ए नोट बाय हाफ से डिवाइड बाय मल्टीप्लाई कर देना 1/2 के साथ, तो बन जाएगा 8, है ना। इसको भी आगे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 के साथ, फिर कितना बन जाएगा 16। ऐसे करते करते एक पॉइंट आएगा हमारे पास जब हमारे पास ए नोट बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, और तब हमारे पास आंसर आएगा 0, यानी कि इन्फानाइट पे जाके हमारे पास कंसंट्रेशन सारी खत्म हो रही है। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है, अगर हम लोग 100 मॉलिक्यूल्स थे स्टार्टिंग में, ठीक है, काइनेटिक्स में हमेशा एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 100 मॉलिक्यूल्स थे, हम लोग उनके हाफ 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 करते खत्म होते गए, मॉलिक्यूल्स धीरे 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 रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स खत्म होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। पहले 100 मॉलिक्यूल्स थे, मैंने कहा था वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो ज़्यादा अमाउंट में स्पीड में प्रोडक्ट बनेगा, उसकी उस टाइम पे उसका रेट फास्ट होगा, स्पीड में प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास। 100 मॉलिक्यूल से जैसे 50 हुए, 50 के बाद 40 हुए, 40 के बाद 30 हुए, फिर 20 हुए, फिर 10 हुए, फिर एंड में पहुंचते पहुंचते मॉलिक्यूल्स मान लो बच गए 2 या 3 मॉलिक्यूल्स बच गए। अब वो 2 या 3 मॉलिक्यूल्स जो रिएक्टेंट के बच गए, अब वो बहुत दूर दूर हो चुके हैं उस प्रॉपर बीकर में जहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन हो रही है। पहले 100 मॉलिक्यूल से पास पास थे सारे मॉलिक्यूल्स, इफेक्टिव कोलिजन्स हुई, कोलिजन्स होने के बाद प्रोडक्ट्स बनते चले गए। जैसे जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म होती जाएगी, वो मॉलिक्यूल्स अब रिएक्टेंट्स के दूर दूर हो गए ना, बीच में से खत्म होते चले गए, अब उनमें ज़्यादा स्पेस मिल गया, एक दूसरे को बहुत दूर दूर चले गए मॉलिक्यूल्स, अब उनमें इतनी इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं रहेंगी, है ना, उनमें इतनी इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं रहेंगी, तो एंड में कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हमेशा बचते ही बचते हैं। कभी भी किसी भी रिएक्शन में टोटल जितने आपने 100 मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्टेंट के लिए थे ना, तो 100 के 100 कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, है ना। कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट का बचता ही है एंड में, क्योंकि उनमें फिर वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, उनमें इतनी इफेक्टिव कोलिजन्स नहीं होती कि वो प्रोडक्ट बना सकें। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा थे तो प्रोडक्ट बन गए, पर अब धीरे धीरे कम होते गए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, तो प्रोडक्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो डिक्रीज हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो एंड तभी हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कभी भी जो कंसंट्रेशन है ना, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वो कभी भी खत्म नहीं होती, एंड तक हमारे पास कुछ ना कुछ 1 2 3 मॉलिक्यूल्स बचे रहते हैं रिएक्शन मीडियम के अंदर। फिर हम उनको बाय वॉशिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से हम उनको रिमूव कर लेते हैं, प्रोडक्ट को सेपरेट कर लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट की कभी यील्ड 100% तो आती नहीं है, कभी हमने प्रैक्टिकल लैब्स में करते हैं तो 100% तो कभी आते नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और कुछ ना कुछ रिएक्टेंट के फॉर्म में भी रह जाते हैं, है ना। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अच्छा, अब हमने यहाँ तक देख लिया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स तो पता कर लिया है, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर हाफ लाइफ तक, जहाँ तक हमने बोला, जैसे 30 मिनट्स मैंने बोला था कि 30 मिनट्स तक कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इंक्लूड हुए हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि 30 मिनट्स जो हमारे पास, मैंने आपको बोला उस 30 मिनट्स पर उस जो कंसंट्रेशन थी, जो मैंने रिएक्टेंट ए ले रखा था, उस रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन कितनी बच गई। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे बात को अंडरस्टैंड करना, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में 100 थी, है ना, यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में क्या है 100 थी, अब 30 मिनट्स के बाद कितनी कंसंट्रेशन बच गई रिएक्टेंट की, 12.5, है ना। ये 12.5 जो है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे बच जाती है। तो मैं अगला हमारे पास नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, वो क्या है, कंसंट्रेशन of A left after n half lives। n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बाद, n कितने भी हो सकते हैं, चाहे 2 हाफ लाइफ हो, चाहे 3 हाफ लाइफ हो, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन मैंने आपको 3 हाफ लाइफ्स के बाद पूछ रहा हूँ, तो ऐसे ही हमारे पास कितने भी हाफ लाइफ्स के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची है ना। जैसे आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि कितनी कंसंट्रेशन बची है, ये चीज़ निकालनी। जैसे मैंने आपको बोला 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची है, तो 3 हाफ लाइफ्स पर कितनी कंसंट्रेशन बची है, 12.5 बची है।
ऐसे अगर मैं पूछूं कि 2 हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची है, 25 बची है। ये जो मैंने कंसंट्रेशन बची हुई बोल रहा हूँ, है ना, जो खत्म हो चुकी है वो तो आप इसमें से 100 में से माइनस करके देख सकते हो कितनी खत्म हो चुकी है। पर खत्म होने से मैंने आपको पहले बोला हमें इतना मतलब नहीं है, हमें बची हुई से मतलब है, क्योंकि वही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है जो कंसंट्रेशन बच जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी कंसंट्रेशन बची है, इसके लिए हमें जनरल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, है ना, तो ऐसे हम कर करके तो देखेंगे नहीं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कितनी कंसंट्रेशन लेफ्ट होगी ए की कंसंट्रेशन लेफ्ट का मतलब है 80 निकालना है हमें, है ना, डायरेक्टली मतलब 80 ही निकालना है, कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो पूरी कंसंट्रेशन हमारे पास ए नोट थी और हम डिवाइड कर देंगे इसको 2 raised to power n से। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कितनी कंसंट्रेशन बचती है आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो n क्या है यहाँ पे, हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ आपको बोली गई है वो n होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 हाफ लाइफ्स हैं, 3 हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है हमारे पास। तो मुझे पता है इनिशियली मेरे पास कितनी थी, 100, इनिशियली मैंने इसको 100 माना था, और 3 का मतलब क्या हुआ, 2 raised to power 3। 2 raised to power 3 को कैसे लिखेंगे, देखो 100 2 × 2 × 2। और अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे, आपको आंसर कितना आएगा देख लो, ये 50 आ गया, और ये हमारे पास कितना बच जाता है 25। और अगर हम 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5। और यही थी हमारे पास ऊपर, है ना। अगर हम 3 हाफ लाइफ देखेंगे तो कितनी कंसंट्रेशन बच रही है हमारे पास, 12.5। तो फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया, AT इज इक्वल्स टू A नॉट डिवाइडेड बाई 2 raised to power n। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, मैं आपको एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि हम लोग हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला है, बस हमें वो फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी हमें हाफ लाइफ हर किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बस एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, उस फॉर्मूले को अगर हम याद करके उसके अंदर बस n की वैल्यूज ही पुट करनी है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हाफ लाइफ निकल जाएंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो भी। तो हाफ लाइफ कैलकुलेशन फॉर्मूला, हाफ लाइफ कैलकुलेशन फॉर्मूला, थर्ड पॉइंट लिख लो चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूले को याद रख लेंगे डायरेक्टली। तो टी हाफ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 2 raised to power n-1 अपॉन n-1 इंटू के ए नोट की पावर n-1। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ से टी हाफ निकाल सकते हो। अगर चाहो तो हम एक आधी एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखो, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगा के देख लो, सेकंड के लिए लगा के देख लो, ये वैलिड है फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हम इसके न्यूमेरिकल भी एक आधा क्वेश्चन भी कर लेंगे आगे जाके। तो अभी तो बस जीरो ऑर्डर के लिए मैं बता देता हूँ टी हाफ कैसे निकालेंगे। देखो, इस फॉर्मूले में जीरो ऑर्डर के लिए मेरे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब n की वैल्यू 0 का मतलब है 2 raised to power 0 - 1 इंटू 0 - 1 इंटू के ए नोट की पावर 0 - 1। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा इस चीज़ याद रखना, जो टी हाफ होता है ना, जब भी कभी भी हम टी हाफ निकालेंगे, ये जो रेट कांस्टेंट होता है, ये जो के होता है रेट कांस्टेंट, जो टी हाफ में रेट कांस्टेंट आता है, ये हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आता है। मतलब ये हमेशा हमारे पास कैसे रहेगा, टी हाफ हमेशा ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट रहेगा, मतलब नीचे रहेगा, डिवाइड के नीचे रहेगा, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। के कभी भी अगर आपको किसी, मान लो आपको एमसीक्यू आए और एमसीक्यू में आपको कभी कोई ऑप्शन में के ऊपर मिल गया और आपसे पूछा कि टी हाफ निकालना था और के ऊपर मिला हुआ, तो आप उस ऑप्शन को वैसे एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि के किसी भी टी हाफ में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, उसमें के जो है वो कभी भी हमारे पास न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर नहीं होता, हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, नीचे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा 2 raised to power -1, यहाँ पे बन जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस के, और ए नोट की पावर कितनी हो जाएगी -1, है ना। तो यहाँ पे जो टी हाफ है वो हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 1/2 -1 डिवाइड बाय, और ये कितना है हमारे पास, माइनस का के है, और ए नोट जो है ये नीचे जो है इसको 1/a नोट लिखना था, ए नोट मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, ऊपर जाके इसकी पावर 1 बन जाएगी।
और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस टू डिवाइड बाई टू, है ना, 1/2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस टू डिवाइड बाई टू, और ये बन जाएगा हमारे पास ए नॉट, और नीचे आ जाएगा हमारे पास माइनस का के। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 ए नॉट डिवाइड बाई माइनस का के। तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे। ओके, सो माइनस का माइनस हम कैंसिल करके यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ए नॉट बाय 2 के। अब यही आया था हमारे पास टी हाफ, यही होता है हमारे पास टी हाफ का वैल्यू, यही होता है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट बाय 2 के। तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला जो है ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कभी भी आपको, चाहे आपको फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन का आ जाए, चाहे सिक्स ऑर्डर रिएक्शन का आ जाए, बस अगर सिक्स ऑर्डर का है तो 6 वैल्यू पुट कर देनी है एन की जगह पे, है ना। तो ऐसे करके हम ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, और हम ये वैलिडेशन है हर किसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, दैट इज फोर्थ पॉइंट, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ, अब तक हम हाफ लाइफ की बात करते रहे, है ना, हाफ लाइफ की बात करते रहे, और हाफ लाइफ के बाद मैंने आपको टी 3/4 भी निकालना सिखाया था। टी 80% हो गया, 60% हो गया, 40%, जो मर्जी निकाल लेना। लेकिन अब टी एवरेज क्या होता है, टी एवरेज, टी एवरेज मीन्स एवरेज लाइफ, टी एवरेज मीन्स एवरेज लाइफ। अब टी एवरेज क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था टी हाफ क्या होता है, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज बीन फिनिश्ड, है ना, जब वन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स हैज बीन फिनिश्ड, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। टी एवरेज क्या होता है, व्हेन reactant concentration, when reactant concentration is reduced to A naught by E, when the reactant concentration is reduced to A naught by E, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। इसको टी एवरेज बोलते हैं, एवरेज हाफ लाइफ बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम हम जैसे स्टूडेंट्स को क्या होता है, एक बहुत अच्छी यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट रहता है, बहुत अच्छा कंफ्यूजन पॉइंट है। अच्छा मैं इस करके बोल रहा हूँ बिकॉज हम मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं ये वाला। अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में हमें फंसाया जाता है। एक होता है रिड्यूस्ड टू, एक होता है रिड्यूस्ड बाय, है ना। कंफ्यूजन पॉइंट एक अलग से, मैं आपको एक छोटा सा एक कंफ्यूजन पॉइंट पहले ये दूर करता हूँ, फिर हम इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। कंफ्यूजन पॉइंट लिखो पहले तो। देखो, आज के बाद कभी भी इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, रिड्यूस्ड टू में और रिड्यूस्ड बाय, है ना, केवल न्यूमेरिकल्स में आता है ना रिड्यूस्ड बाय एंड रिड्यूस्ड टू, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट मैं ले रहा हूँ, व्हेन ए, मान लो ए कोई भी मेरे पास रिएक्टेंट था इनिशियली ना, व्हेन ए नॉट ले लेता हूँ इनिशियली, इज रिड्यूस्ड बाय 1/4, है ना, रिड्यूस्ड बाय 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, ओके। यहाँ पे आया रिड्यूस्ड बाय, इसका क्या मतलब है, लेट अस सपोज मेरे पास ये ए था, मेरे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी टाइम t0 के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन है मेरे पास ए नॉट, है ना, और उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं बना होगा। किसी भी टाइम t के ऊपर, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अब ये कितना बच गया होगा, ये a कितना बच गया होगा हमारे पास, तो मैं इसको दूंगा ए नॉट माइनस 1/4 ऑफ ए नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे माइनस करना है। क्यों करना है, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा है ए नॉट इज रिड्यूस्ड बाय 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 रिड्यूस्ड हो चुका है, रिड्यूस्ड बाय मीन्स द्वारा, है ना, 1/4 के द्वारा ये खत्म हो चुका है, मतलब 1/4 जो कंसंट्रेशन थी वो खत्म हो चुकी है। तो बची कितनी है हमें उससे मतलब है, बची कितनी है हमें तो उससे मतलब है। तो बची कितनी होगी, ए नोट में से ए नोट बाय 4 माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ए नोट में से ए नोट बाय 4 माइनस कर देंगे। तो रिड्यूस बाय में जब भी बाय हो, अगर हमारे पास ये पॉइंट समझ गए ना, रिड्यूस्ड बाय, इसको चाहे इंग्लिश में जस्ट इसको आप ट्रांसलेशन करके देखो, इस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके देखो। रिड्यूस्ड बाय 1/4 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 खत्म हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, तो बचा कितना है वो लिखना था। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, व्हेन ए नॉट इज
रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा ये पॉइंट समझना, अब रिड्यूस्ड टू है, जैसे एवरेज लाइफ मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखवाई है ऊपर, ये देखो उसमें भी क्या है, रिड्यूस्ड टू। जब कभी भी हमारे पास रिड्यूस्ड टू हो, है ना, जब कभी भी हमारे पास रिड्यूस्ड टू हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ए नोट से मेरे पास बन जाता है प्रोडक्ट पी, किसी भी टाइम टी जीरो के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेशन है ए नोट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है हमारे पास जीरो, और किसी भी टाइम टी के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डायरेक्टली हमारे पास ए नोट बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नोट बाय 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ए नोट इज रिड्यूस्ड टू 1/4, तो यानी कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब उसकी वो 2 का मतलब है तक, इसका मतलब है 1/4 तक रिड्यूस हो चुकी है, तो इसका मतलब 1/4 बची होगी वहां पे। ठीक है, 1/4 तक रिड्यूस हुई है, मतलब 1/4 बच गई है हमारे पास, तो इसको डायरेक्टली ए नोट बाय 4 लिख देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास दो यहाँ पे क्या थे, कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स थे जिसको हमने देख लिया। अच्छा अब एवरेज लाइफ पे चलते हैं। एवरेज लाइफ हमारे पास क्या होती है, दैट इज कॉल्ड टी एवरेज। अब टी एवरेज क्या होता है, व्हेन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू 1 ए नोट बाय ई। ठीक है, ए नोट बाय ई, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए नोट बाय ई को लिख सकते हैं ए नोट बाय 2.71, है ना। ई की जो वैल्यू होती है हमारे पास, अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.71, तो इसको आप लिख सकते हैं ए नोट बाय 2.71 भी लिख सकते हैं। इतनी कंसंट्रेशन रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, टी एवरेज मैंने आपको बता दिया, टी एवरेज का जो फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन बची होगी ए टी, वो कितनी बची होगी, दैट इज इक्वल्स टू ए नोट बाय ई, या फिर इसको लिख सकते हैं हम ए नोट बाय, क्योंकि 2 लिखा है ना, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लिखा है, कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू, यहाँ तक जाना है, मतलब उससे आगे नहीं जाना, यहाँ तक जाना है, तो ए नोट बाय ई तक जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, ए टी की कंसंट्रेशन जो उस टाइम पे बची होगी वो कितनी है, ए नोट बाय ई ही है, तो इसको लिख दूंगा ए नोट बाय 2.71। ठीक है, अच्छा एक चीज नोट करना, अब टी एवरेज बड़ा होगा या फिर टी हाफ बड़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी एवरेज बड़ा होगा मतलब एवरेज टाइम बड़ा होता है या हाफ टाइम बड़ा होता है। देखो आपको पता है कि हाफ टाइम क्या होता है, हाफ करना। जैसे एग्जांपल न्यूमेरिकल वैल्यू से खेलते हैं, देखो 100 है मेरे पास, 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अगर मैं 100 को डिवाइड कर दूंगा 2.7 से तो मेरे पास ऑब्वियसली 50 से तो कम ही आने वाला है, क्योंकि हाफ अगर 50 हो रहा है तो 2.7 करना है मुझे, है ना। 2.7 से तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 33 लाइन के करीब आ जाएगा हमारे पास, है ना, 36 के करीब आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ ये कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 37.03, अब इतना आ जाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब मैंने हाफ तक रिड्यूस करना था अपनी कंसंट्रेशन को, हाफ खत्म करना था और हाफ मेरे पास बच गई, हाफ खत्म करने के लिए अगर मुझे 10 मिनट लग रहे हैं, हाँ 10 मिनट में मुझे हाफ कंसंट्रेशन पहुंच गई, तो ऑब्वियसली उससे तो अब हाफ कितना था, 50, और 50 से मुझे और कम जाना है, यानी कि मुझे जाना है 37.03 पे, है ना। तो 37.03 तक पहुंचने के लिए तो मुझे ज़्यादा टाइम ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है कि 50 तक पहुंचने में 10 मिनट लगे, 37.03 पे मान लो कि मेरे पास 15 मिनट लग गए, तो ऑब्वियसली जो टी एवरेज रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा इससे, टी हाफ से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टी एवरेज हमेशा टी हाफ से ज़्यादा रहता है, टी हाफ तो आधा होता है, तो एवरेज जो होता है वो 2.7 टाइम्स होता है, तो अगर 1 डिवाइडेड बाय 2.7 होता है तो वो हमेशा क्या रहेगा, हमारे पास ज़्यादा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सो ये मैंने समझ लिया एवरेज टाइम। अब सिमिलरली हम लोगों ने क्या करना होता है, आप जैसे मैंने ऊपर पढ़ा था वैसे ही सेम आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एवरेज हाफ लाइफ निकालना। ठीक है, तो हमारा अगला टास्क क्या है, नंबर ऑफ एवरेज लाइफ निकालनी, नंबर ऑफ एवरेज लाइफ। ठीक है, जैसे हमने हाफ लाइफ देखी थी ना ऊपर, जैसे फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट जहां से मैंने आपको डिस्कस करना स्टार्ट करा था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, कैसे निकाला था, गिवन टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ से निकाला था, है ना। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, एवरेज लाइफ भी ऐसे ही होती है।
एवरेज लाइफ में भी सेम ऐसे ही करना है कि स्टार्टिंग में 100 थी, बाद में 37.03 हो गई, फिर उसका भी आगे एवरेज लोगे, ऐसे करते 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 हम लोग चलते चलेंगे। ऐसे सेम फॉर्मूला बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एवरेज एन एवरेज कितना निकल जाएगा, ये भी हमारे पास निकल जाएगा। गिवन टाइम, कितने टाइम तक का गैप के लिए पूछा गया, जैसे मैंने आपको 30 मिनट्स का पूछा था तो 30 मिनट्स के अंदर भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, गिवन टाइम कितना है और टी एवरेज कितना है, आपको कितना एवरेज टाइम दे रखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि टी हाफ वहाँ पे 10 मिनट्स दिए थे, मान लो टी एवरेज है मेरे पास 10 मिनट्स ही है टी एवरेज भी, या फिर कुछ चेंज कर लेते चल 20 मिनट्स कर लेते हैं, फिर 20 मिनट्स मेरे पास टी एवरेज है। तो आपको जिस भी टाइम पीरियड में पूछा गया है आप उसका डिवाइड बाई 20 कर देना, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड हो गया, डायरेक्टली सेम जो हाफ लाइफ में करा वही एवरेज लाइफ में हम देख रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एवरेज हाफ लाइफ। तो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास है कंसंट्रेशन की बारी, जैसे हमने ऊपर करा था हाफ लाइफ में, है ना। अब इतने टाइम पीरियड के बाद या इतनी एवरेज हाफ लाइफ होने के बाद कितनी कंसंट्रेशन रह गई है इसकी, तो यहाँ पे क्या बनेगा, नेक्स्ट पॉइंट, इसको पॉइंट्स बना लेना, ये कितना कौन सा नंबर का पॉइंट आता है ये, हाँ 4th पॉइंट है, तो ये हमारे पास रहेगा 5th पॉइंट। अब 6th पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर एन एवरेज लाइफ। अब एन एवरेज लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन बची होगी ए की, तो ये भी हमारे पास जाने कि वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा इसका, कितनी कंसंट्रेशन बची होगी ए की, 80 हो जाएगी वो, दैट इज इक्वल्स टू जितना हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइड बाई ई रेस टू पावर एन। बस यहाँ पे ये करना, वहाँ पे जैसे पीछे हमने क्या करा था 2 रेस टू पावर एन करा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे ई रेस टू पावर एन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ concentration of A after n number of half lives, A नॉट बाय e रेस टू पावर n। जितना भी एक्सपोनेंशियल में n आपको बोला जाए, जैसे 2 एवरेज लाइफ पूछे तो e रेस टू पावर 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स जो थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे पास ये वाले केमिकल काइनेटिक्स में, जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स देखी। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर एन हाफ लाइफ्स देखी। हाफ लाइफ कैलकुलेशन का मैंने आपको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको एवरेज लाइफ और कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट्स आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन पॉइंट्स में। तो ये हो गया हमारे पास कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन। आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास। ये देखो, ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर 5th ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू, है ना। 5th ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास जो टी हाफ है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और आपको पूछा क्या है, उसने टी हाफ पूछा है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, हमारे पास टी हाफ पूछा है। तो टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, टी हाफ मैंने आपको बताया था ना, 2 रेस टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू के ए नोट की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास देखो जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक फॉर्मूला आ जाता है जो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यह बन जाएगा 2 रेस टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 के ए नोट की पावर n माइनस 1। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, इसमें आप ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला टी हाफ में जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो हमेशा नीचे आता है ना, उस डिवाइड के नीचे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। तो ये वाली ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट होगी, सी वाली ऑप्शन जो है वो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो पूरे को, तो हमारे पास क्या जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करके देखना, हमारे पास ये डी वाली जो ऑप्शन है 15 डिवाइडेड अपॉन 4 के ए नोट की पावर 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये वाला जो है वो आंसर वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपको 5th ऑर्डर रिएक्शन का पूछ लिया जाए, चाहे 6th ऑर्डर का, चाहे 7th ऑर्डर का, जोन से भी ऑर्डर का पूछ लिया जाए, ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर हमें फॉर्मूला आता हुआ। हम आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद
मैं करवा ही दूंगा। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आफ्टर 2 एवरेज हाफ लाइफ्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू, है ना। अब उसने क्या पूछा है, उसने बस इतनी चीज़ पूछी है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 एवरेज हाफ लाइफ के बाद कितनी कंसंट्रेशन रिड्यूस टू, है ना, कहाँ तक रिड्यूस हो जाएगी हमारी कंसंट्रेशन। अब एन की वैल्यू जो है एवरेज वो कितनी है 2, यहाँ पे मैं एन की वैल्यू कितनी लिखा 2 लिख रहा हूँ। अब हमें पता है कि हम लोग कंसंट्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता था जब हमारे पास एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ के साथ क्या रिलेशन होता था उसका, मैंने बताया था हमें कि जो कंसंट्रेशन बचती है हमारे पास 80 दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एन, है ना। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 100, तो यहाँ हो जाएगी 100 ई रेज टू पावर 2। सीधा सीधा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी वाली ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे बहुत इजी वाले ऐसे वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम्स में कई बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड द करेक्ट ऑर्डर टी एवरेज, टी 50%, टी 75%। अब हमें करना क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टी, इसका ऑर्डर पता करना है कि टी मीन्स टाइम पीरियड, एवरेज टाइम बड़ा होता है, 50% टाइम जो है यानी कि टी हाफ बड़ा होगा, या 75% पे जो टी टाइम पीरियड देखेंगे वो वाला ज़्यादा बड़ा होगा। हमें पता है कि एवरेज टाइम जो था वो हमारे पास कितना था, जब हम ए नोट बाय ई कर देते हैं, है ना, और ये तो हाफ ही होता है हमारे पास, और ये हमारे पास टी 75%, ऑब्वियसली बात है 75% रिएक्टेंट्स को ख़त्म होना है तो ऑब्वियस ज़्यादा टाइम लगेगा, 50% को होने में कम टाइम लगेगा, 50% जल्दी खत्म हो जाएंगे, है ना, थोड़े से खत्म करने हैं, 75% तो हमें ज़्यादा खत्म करने हैं। तो जब हमें ज़्यादा परसेंटेज खत्म करनी है तो ऑब्वियसली बात है, बोला टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यानी कि टी 75% ज़्यादा आएगा, है ना। अब टी एवरेज और टी हाफ दोनों में से कौन सा ज़्यादा होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। टी एवरेज जो होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है टी हाफ से। तो ये कि ऐसे वाले कई बार क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं अपने नेट एग्जाम में, जहाँ पे हम लोगों के पास इस तरीके से हमने ऑर्डर में लगाना होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस करा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी, पर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग अब तक हमने जो, अब हम स्पेसिफिक रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे, है ना, जैसे कुछ गैस फेज की रिएक्शंस होती हैं, या फिर कुछ सॉलिड सॉल्यूशंस में मतलब कोई हमारे पास सॉल्यूशंस में रिएक्शंस हो रही हैं, तो उनकी काइनेटिक्स भी हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखेंगे, है ना, कि मतलब उसके साथ हमारा किस तरीके से रेट वेरिएशन होता है। और कुछ ना कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर लाइक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, या कोई अदर पैरामीटर्स के साथ हम इसको देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। फिर हमारा खत्म हो जाएगा ये, फिर हम सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स पे चलेंगे। सो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। सो थैंक यू एवरीवन।